क्लाउड। इस वीडियो में हम देख रहे हैं टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आइए पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। एलन ऑक्टावियन ह्यूम A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में उनके समय में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर तक चले 1887 में जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में संपन्न हुआ। वो तीसरा अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष के पद के लिए ये चुने गए थे, बदरुद्दीन तैयब जी। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन, जो कि 1888 में संपन्न हुआ, उसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 1920 में कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थीं। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था सभा, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा। वर्ष 1900 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थीं। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थीं। वर्ष 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जेबी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन जो नवंबर 1946 में मेरठ में हुआ उसका अध्यक्ष चुना गया था और वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। जेबी कृपलानी। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 जो जयपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। अब देखते हैं MCQs। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं उसका। एलन ऑक्टावियन ह्यूम ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की थी कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन? क्या थे वो? असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया पहले अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? W.C. बनर्जी ने। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस समय? W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे कौन थे? पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी। 1885 में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? कांग्रेस का उद्देश्य शिक्षित वर्ग की पूर्ण संपत्ति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ये W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में से शामिल नहीं था। तो हमारा सही उत्तर है सी। जो उद्देश्य बताए गए थे वो उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। W.C. बनर्जी 1885 ईस्वी में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान 1885 ईस्वी में उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक चला था। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। ज्ञातव्य है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। कौन सी घटना थी इसके कार्यकाल की? सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दूसरे की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने, पहले के व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहला 1885 में हुआ, जो बम्बई में हुआ, उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसमें कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 थी। तीसरे सम्मेलन में 81 और चौथे सम्मेलन में 221 तक पहुंच गई थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? वी डिग्बी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर तक चले 1887 में जो अधिवेशन हुआ मद्रास में, उसके अध्यक्ष ये चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से हमारे अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी या बदरुद्दीन तैयब जी। पहले थे बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरे थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। सही आंसर है ऑप्शन सी। पहले बदरुद्दीन तैयब जी, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ज्ञातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन से सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये बिल्कुल सही है। और पहला जो है प्रथम महिला अध्यक्ष, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अगर केवल प्रथम महिला अध्यक्ष है तो वो एनी बेसेंट थी। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही है, केवल 2। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अतः कथन 1 असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर तक चले 1887 में हुए मद्रास में हुए अधिवेशन के तीसरे अधिवेशन के ये अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था।
इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन जो 1888 में हुई उसकी अध्यक्षता की थी। निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी से संबंधित नहीं रहे, कभी भी? सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। W. हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की जहाँ पाश्चात्य विषय का तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना गया? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, जिन्हें प्रायः लोग शेरे पंजाब कहते हैं, पंजाब का सिंह, वर्ष 1922 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी हैं। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थीं। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान थीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया, किंतु वे कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। निम्न में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय अध्यक्ष हुए थे। निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं? एनी बेसेंट। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917 के लिए। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जब पूछे तो सरोजनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू 1879 से 1949 तक इनका कार्यकाल था, जीवन काल। प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थीं। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यह महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 49 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थीं? सरोजनी नायडू। निम्न कथनों पर विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये गलत है, बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया दोनों ने तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो 2 और 3 जो हैं वो दोनों कथन सही हैं। पहला कथन गलत था, जो कलकत्ता में नहीं हुआ था प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बम्बई में हुआ, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यद्यपि इसे पुणे में आयोजित होना था, किंतु वहाँ हैजा फैल जाने के कारण यह बम्बई में आयोजित किया गया, अतः कथन एक असत्य है। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर, पटना, बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया।
निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? यह हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका वक्तव्य है ये? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थीं। ये गलत है, प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। ये कथन सही है। एलन ऑक्टावियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये महासचिव थे एओ ह्यूम, अध्यक्ष नहीं थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये कथन सही है। 2 और 4 कथन सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है, जिन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। वे इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, वे केवल महासचिव बने। सी.आर. दास ने वर्ष 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में सी.आर. दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की और दास ने जेल से कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कथन था लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ये कथन लॉर्ड कर्जन का था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरम पंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की थी। भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव था महात्मा गांधी का। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन को। 2 और 4 सही उत्तर है एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? बी. लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। ज्ञातव्य है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल वर्ष 1931 से 36 तक का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी. विजय राघव चेरियार ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुई थी उसकी अध्यक्षता सी. विजय राघव चेरियार ने की थी।
सी विजय राघवाचार्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में होने वाले की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में, जो कि 1920 में हुई थी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। निम्न कथन जो दिए गए इनमें से कौन से या कौन सा कथन सही है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतीय गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं, डी, ए और बी दोनों। 1920 के कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दी थी। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 वाले अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, जो कि गया में हुई थी। वर्ष 1922 में गया जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देश बंधु ने अपने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन जी रंगा, आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। उसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की? यह स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। एम के गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष हुए, तिथियानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। कूट का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। पहले हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजनी नायडू। तो सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी, 1924 बेलगांव का अधिवेशन। इसके बाद आती हैं सरोजनी नायडू, 1924 कानपुर का अधिवेशन। और इनके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू और सबसे लास्ट में आते हैं वल्लभ भाई पटेल, 1, 4, 2, 3। प्रश्नगत कांग्रेस अध्यक्षों का अध्यक्षता वर्ष निम्न है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजनी नायडू ने 1905 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, उसकी अध्यक्षता की उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर में, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन 1924। सूची दिए गए हैं, सूची का मिलान करें। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान और वर्ष दिए गए हैं। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940, सरोजनी नायडू कानपुर 1925 वाला अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 वाला अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई वाला अधिवेशन। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, सरोजनी नायडू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 और अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। इनका सही मिलान करके कूटों का सही प्रयोग करें। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस। जैसा कि दिया गया है, मेरठ अधिवेशन 1946 में, कानपुर अधिवेशन 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916, बनारस अधिवेशन 1905। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ के अधिवेशन में 1936। वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस का
51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। आगे चलकर वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि JB कृपलानी को वर्ष 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था, जो सबसे कम उम्र में? अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 से 1958 तक, जिनका जीवनी था, वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 तक, जिनका जीवन काल था, उन्होंने वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस, जिनका जीवन काल 1847 से 1906 तक था, उन्होंने 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस ने वर्ष 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सही उत्तर चुन के इनका मिलान करें। डॉक्टर MA अंसारी, मद्रास अधिवेशन स्थान। पुरुषोत्तम दास टंडन, नासिक। सरोजनी नायडू, कानपुर। सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने। मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर MA अंसारी ने और कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार थे। वर्ष इंदिरा गांधी वर्ष 1978 से 84 तक, राजीव गांधी 1985 से 91 तथा सोनिया गांधी वर्ष 1998 से 2017 तक सबसे लंबा कार्यकाल, तथा वर्ष 2019 से वर्तमान तक। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन, जो कि 1946 मेरठ में हुआ, उसका अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन, जो कि दिसंबर में हुआ 1948 में जयपुर में, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924 वाले की अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ और फैजपुर वाले अध्यक्षता की 1929, 1936 और दिसंबर 1936 में और अप्रैल 1936 का, तथा सरदार पटेल ने कराची में मार्च 1931 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 वाला। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन में हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वह कौन सा था? अमृतसर अधिवेशन 1919 वाला। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 वाले में भाग लिया। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाली विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। तो आज इस टॉपिक का समापन होता है कांग्रेस वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।